morning students, this is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new poem, Rain on the Roof, written by Courts Kinney. Yes, first of all, before reading the poem, we read about the poet. So, who is the poet? Poet is Courts Kinney. Courts Kinney. So, if ever the description, the man had a full life, could be leveled at someone, then that man would have to be Courts Kinney. क्या इसमें कहा है कि यदि हम डिस्क्रिप्शन दें या हमसे पूछा जाए कि मैन हैड अ फुल लाइफ, कौन हो सकता है, सो इस लेवल में कौन आ सकता है, इसमें कॉर्ट्स कीनी ही आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉर्ट्स कीनी ने अपनी फुल लाइफ एंजॉय की है. और क्यों कहा गया है? बिकॉज ही was a multi-faceted man. Yes, multi-talented man. बहुत सारे काम उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं और बहुत टैलेंटेड वो थे, इसीलिए उनको द मैन हैड अ फुल लाइफ कहा गया है, ठीक है. सो ड्यूरिंग द 19th century he was at various times a wistful and skillful poet. सो 19th century में वो बहुत स्किलफुल एक पोइट की तरह उन्होंने काम किया. फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए ही वॉज अ पॉलिटिशियन, फिलिंग द रोल ऑफ सीनेटर इन द स्टेट ऑफ ओहियो फॉर 2 years. देन उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह से भी काम किया. ही वॉज अ लॉयर इन सिंसिनेटी एंड वर्कड एट अ जर्नलिस्ट ऑन सेवरल पब्लिकेशंस इन न्यूज़पेपर. और उन्होंने एज अ लॉयर भी काम किया एंड उसके बाद एज अ जर्नलिस्ट भी उन्होंने काम किया. ही सर्व्ड इन द US आर्मी ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, अचीविंग द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल. Finally, he held several school teaching posts. सो उन्होंने एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल की तरह, कमीशन्ड ऑफिसर की तरह वहाँ US आर्मी में भी उन्होंने काम किया और बहुत स्कूल टीचिंग जॉब्स भी उन्होंने की. सो इस तरह का करियर उनका रहा. सो इतने सारे काम उन्होंने किए, इसीलिए उनको मल्टी फैसेटेड या मल्टी टैलेंटेड इंसान, मैन कहा जाता है, ठीक है. सो Courts Kinney was born on 24th November 1826 at Quaker Lake in Yates County. So उनका बर्थ जो है वो 24th November 1826 को हुआ था, ठीक है. सो उन्होंने पोइम लिखी है, किस लिए लिखी है ये हम पढ़ते हैं. वेट अ मिनट. यस, थोड़ा सा टच होते ही आगे चला जाता है. अरे हो जा. So this is about the this is the pre-reading that about what the poem is. Okay. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Yes. क्या कहा गया है कि जब स्काई डार्क क्लाउड से कवर्ड है और रेन हो रही है, रेन शुरू हो जाती है, तो क्या कभी आपने रूफ के ऊपर जो रेन गिरती है उससे जो पेटल साउंड क्रिएट होती है, क्या उसको कभी सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और कौन सी थॉट्स आपके दिमाग में आती है जब आप, मेलोडी होता है म्यूज़िक, जब आप इस नेचर के इस म्यूज़िक को सुनते हैं. Let's read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. चलिए पोइम को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं that what type of thoughts did the poet
हैव कि किस तरह की थॉट्स पोइट के दिमाग में आती हैं. ओके, सो this is your first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Actually, this poem has 3 stanzas and every stanza has 8 lines. Okay, but आपको यहाँ पे मैंने 4 लाइंस करके ही पढ़ाया है, ठीक है, ताकि उसका फिगर ऑफ स्पीच और उसको हम अच्छे से कर सके. ठीक, सो इस 4 लाइन्स में क्या है, क्या उन्होंने कहा है कि ह्यूमिड शेडोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिड शेडोज का मतलब क्या है. यहाँ पर ह्यूमिड शेडोज का मीनिंग है वेट क्लाउड्स, वेट क्लाउड्स. और होवो क्या होता है, व्हेन समथिंग स्टे एट वन प्लेस इन द स्काई. जब कुछ भी, जैसे कोई भी बर्ड है या हॉवर करता है, मीन्स एक ही जगह पे चारों तरफ घूमता है स्काई में, तो उसको हम हॉवर कहते हैं. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डार्क क्लाउड्स जो कि रेन ड्रॉप से भरे हुए हैं, जब वो स्काई में हॉवर करते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर मीन्स स्काई. सो जब वो स्काई में हॉवर करते हैं, घूमते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जो डार्कनेस छा जाती है, जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो डार्कनेस हो जाती है, और उस डार्कनेस को उन्होंने क्या कहा है, मेलनकली. मेलनकली होता है सैड, ठीक है, तो वो डार्कनेस उनको सैड लगती है, वो सैडनेस फील करते हैं. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और वो क्या कह रहे हैं कि वो जो मीन्स जो ह्यूमिड शेडोज है, ह्यूमिड क्लाउड्स हैं, अब वो जेंटली वीप्स यानी रोना शुरू कर देते हैं इन रेनी टीयर्स. और उनके टीयर्स को उन्होंने, रेन को उन्होंने टीयर्स का नाम दिया है कि वो टीयर्स यानी उनके आंसू कैसे हैं, वो रेन के रूप में नीचे आज आके गिरते हैं. ठीक है, सो आप देखिए एक इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा है कि किस तरह से रेन आती है यहाँ पर. सो अब इसमें देखें, चलिए नेक्स्ट एक बार स्टेंजा नेक्स्ट 4 लाइन्स देख लेते हैं. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overheads. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि what a bliss, bliss means happiness. To press the pillow, कि what a bliss, कि कितना happiness फील, हैप्पी फील होता है प्रेस, पिल्लो को प्रेस करने में, दबाने में, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर, कॉटेज मीन्स योर रूम. जब आप अपने कॉटेज चैम्बर बेड पर, अपने घर के रूम में आप बेड पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और ऊपर से आपको पैटर पैटर साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, रेन की. और उस समय आप जो पिलो को प्रेस करते हैं, देन आपको कितना हैप्पी फील होता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड्स. और ऊपर से आपको पैटर साउंड सुनाई दे रही है, और जो कहाँ से आ रही है, ओवर हेड्स यानी आपके सिर के ऊपर से. मीन्स सिर के ऊपर से नहीं, आप जो छत है ऊपर, वहाँ पर जो रेन आ रही है, वहाँ से आपको पैटर साउंड सुनाई दे रही है. ठीक है, नाउ बहुत ब्यूटीफुल एक इमेजिनेशन उन्होंने क्रिएट किया है यहाँ पर. लेट्स टॉक अबाउट इट्स फिगर ऑफ स्पीच. यस, सो इसका पहले देख लेते हैं कि क्या है. दिस सीन, द फर्स्ट लाइन, ह्यूमिड हावर. H word is, H letter is, H sound is repeated, so alliteration is used here. Then you can see in the starry sphere, S sound is repeated, here also alliteration. Then you can see here press in the next में हम देखेंगे. चलो अभी इतना ही देखते हैं. और यहाँ पर आप देखिए, gently weeps in rainy tears. Gently weeps in rainy tears. इन दोनों लाइन को हम देखते हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Now who weeps? Who weeps? A human being,
a melancholy darkness cannot weep, a darkness cannot weep. So here personification is used. Okay, so personification यहाँ पर in 2 lines में यूज हुआ है, इसको आप ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर. एंड अब इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आपका ऐड हुआ है, उसको थोड़ा सा पहले नोट डाउन करें. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट. होता क्या है ये, व्हेन वी यूज अ एडजेक्टिव, जब हम किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं विद अ नाउन, किसी नाउन के साथ, बट इट डिस्क्राइब्स द अदर नाउन. ठीक है, अब इधर देखिए, मेलेंकली डार्कनेस. ठीक है, डार्कनेस यहाँ पर आपका नाउन है, मेलेंकली उसके बारे में हमें बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया ये. बट क्या डार्कनेस सैड हो सकती है, मेलेंकली हो सकती है, सैड हो सकती है? नो, इट्स द मूड ऑफ द इट्स द मूड ऑफ द व्यूअर. ये व्यूअर का मूड है कि वो देख के किस तरह की फीलिंग को क्रिएट करता है. तो डार्कनेस यहाँ पे सैड नहीं हो सकती. अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग सैड हो सकता है. किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हम लगा सकते हैं कि सैड, ही वो सैड. ओके, तो मेलेंकली सैड नहीं है. तो ये मेलेंकली एक्चुअल में एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसकी सैडनेस को शो कर रही है, ये एक ह्यूमन बीइंग की या व्यूअर की सैडनेस को, और हम यहाँ कहें तो पोइट की सैडनेस को शो कर रही है. बट इसने ये जो पोइट ने यहाँ पर क्या किया है, डार्कनेस के लिए इसको यूज़ किया है. ठीक है, सो डार्कनेस पर इसको यूज़ किया है. सो यहाँ पर डार्कनेस, अब फिर से सुनिए कि डार्कनेस सेड नहीं है, ह्यूमन बीइंग सेड है. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव आपका आना चाहिए था ह्यूमन बीइंग के लिए, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव उन्होंने, पोइट ने यूज़ किया है डार्कनेस के लिए. तो जब किसी एक एडजेक्टिव को जिस नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, एक्चुअल में वो उसके लिए नहीं होता, वो किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है. सो उस समय वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है. सो हेयर मेलेंकली डार्कनेस में आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है. ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन इन लास्ट 2 लाइन्स में पर्सोनिफिकेशन भी आपका है. ठीक है, देन आगे देखिए, press pillow, per sound is repeated, so here also alliteration. Then you can see here patter sound, patter. अब इसमें एक और है, ये थोड़ा सा इसको भी नोट करें, ओनोमेटोपी. ये भी एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच है आपके लिए. ओनोमेटोपी क्या है ये, when a word is created a sound effect. ओके, जब एक वर्ड से साउंड इफेक्ट, वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पे साउंड इफेक्ट क्रिएट हो. ओके, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ साउंड इफेक्ट. अब पैटर जो है वो एक साउंड के लिए यूज हुआ है यहाँ पर. तो जो रेन ड्रॉप्स गिरती है, दैट साउंड इज पैटर. सो एक साउंड क्रिएट होती है यहाँ पर. सो इसीलिए पैटर वर्ड में ओनोमेटोपी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. इसकी स्पेलिंग्स आप लास्ट स्लाइड में देखेंगे, वहाँ से आपको इसकी जो है स्पेलिंग्स आपको मिल जाएंगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now we come to the second stanza. Everything tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. So क्या कहा है उन्होंने, everything tinkle on the shingles. Shingle, what is shingles? Shingles are the stones. जो बाहर जो stones, round stones पड़े होते हैं, उनको हम shingles कहते हैं. And tinkle is a sound. Okay, then has an echo क्या होता है, when a vibration or a sound vibration
when it hits to a surface and comes back, जब वो return होती है हमारे पास, then we can hear it again. That is a echo sound. Okay. Then 1,000 dreamy fancies. Fancies imaginations हैं, और वो imaginations कैसी हैं? Dreamy हैं, सपनों वाली imaginations हैं. Into a busy being start. अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो शिंगल्स यानी स्टोन्स के ऊपर जो हर रेन गिर रही है और उसके गिरने से जो टिंकल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसे सुनकर मेरे हर्ट में ईको प्रोड्यूस होता है. और ईको किस चीज़ का प्रोड्यूस होता है कि वो बार बार अपने ड्रीम्स में, अपने इमेजिनेशंस में चले जाते हैं और बहुत सारी थॉट्स उनके माइंड में आती हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी इमेजिनेशंस उनके माइंड में आती हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी इमेजिनेशंस में, अपने ड्रीम्स में. ओके, ये यहाँ पर इसमें बताया गया है. देन 1,000 collections wave their threads into woof, and I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि अब यहाँ तक उन्होंने बात की कि बहुत सारी इमेजिनेशंस उनके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं. एंड 1,000 collections, और वो कहती हैं कि 1,000 collections मेरे माइंड में मीन्स इकट्ठी हो रही हैं. एंड वेव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो क्या कर रही हैं? वो एक थ्रेड की तरह वो वूफ क्रिएट कर रही हैं. वूफ होता है व्हेन वी, जब हम किसी कपड़े को बुनते हैं, ठीक है, सो उसको बुनते हुए एक थ्रेड को सीधा रखा जाता है, स्ट्रेट रखा जाता है, और दूसरे थ्रेड को उसके अंदर से क्रॉस किया जाता है. सो ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इसको हम वूफ कहते हैं. ओके, सो यहाँ पर भी जो ड्रीम्स हैं या जो इमेजिनेशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा उनके माइंड में आ रही हैं कि वो एक दूसरे से इंटरमिंगल हो रही हैं. ठीक है. एंड आई लिसन टू द पैटर, पर वो हमें ये भी याद दिला रहे हैं कि मैं उस पैटर साउंड को भी मैं सुन रहा हूँ. एंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जो कहाँ से आ रही है? वो रूफ पर जो रेन गिर रही है उससे क्रिएट हो रही है. ठीक है. तो इस स्टेंजा में पोइट हमें क्या बता रहे हैं? स्टेंजा में पोइट हमें बता रहे हैं कि साउंड सुनने से उनके हर्ट में इको क्रिएट हो रहा है, और बहुत सारी ड्रीम्स या बहुत सारी इमेजिनेशंस वो क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत सारी मेमोरीज उनके दिमाग में आ रही हैं चारों तरफ से. और ये जो हज़ारों मेमोरीज हैं, ये उनके माइंड में एक वूफ क्रिएट कर रही है. ठीक है. इंटरमिंगल हो रही है. बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं इस पैटर साउंड को भी सुन रहा हूँ. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स फिगर ऑफ स्पीच. Now you can see here in the first stanza there is a word tinkle. So tinkle also creates a sound. एक sound create करता है यहाँ पर. So what figure of speech is used here? Yes, onomatopoeia. Onomatopoeia यहाँ पर use हुई है. ठीक है. Then इसमें आप देखेंगे dreamy fancies. Yes, dreamy fancies. It's means dreamy fancies, बहुत सारी imaginations हैं जो कि dreams हैं. ठीक है. Then busy being में b sound is repeated. So here also alliteration is used. Okay, here also alliteration is used. Then नेक्स्ट में हम देखते हैं. यस, देन यू कैन सी हेयर. यस, रेन रूफ, र साउंड इज रिपीटेड. रेन रूफ, र साउंड इज रिपीटेड. एंड पैटर, इन पैटर ऑल्सो onomatopoeia is there. देन आप इधर देखें, 1,000 of collections wave their threads into woof, कि वो क्या कर रही है? वो
वूफ बना रही है, who can weave a human being, but here who is weaving 1,000 collections. So here personification is used, personification यहाँ पर use हुआ है, ठीक है. 1,000 collections weave their air threads into woof, यहाँ पर personification आपका यूज हुआ है. अब पीछे एक वर्ड था आपका ड्रीमी फैंसीज, यहाँ पर भी आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, ड्रीमी फैंसीज. यानी फैंसीज कैसे हैं, ड्रीमी है, पर यहाँ पे ड्रीमी कौन है, ड्रीमी फैंसीज नहीं है. ड्रीमी यहाँ पर वो पोइट है जो कि ड्रीम्स ले रहा है, ठीक है. सो ये जो ड्रीमी वर्ड है ये एक्चुअली में पोइट को डिस्क्राइब कर रहा है, बट यहाँ पर वो साथ में है फैंसीज के. सो ड्रीमी फैंसीज में भी यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, ठीक है. देन वी मूव, यस, here you can see this is the last stanza of the poem. Yes, now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So this is the last stanza. So यहाँ पर क्या वो कह रहे हैं, अब देखिए थोड़ा सा उन्होंने इस लास्ट स्टेंजा में ओपन किया है क्या कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब जो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी मेमोरीज उनके दिमाग में रिकलेक्ट हो रही हैं. सो वो किसकी मेमोरीज कलेक्ट हो रही हैं, अब उनकी मदर उनकी मेमोरीज में आती हैं, यानी उनको अपनी माँ की याद आती है. एंड एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन होता है पास्ट टाइम, पुराने समय में, कि जैसे और किस तरह से उनकी माँ उनको दिखाई देती है जैसे कि वो पुराने समय में या पास्ट टाइम में थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो क्या करते थे, शी यूज्ड इन द, वो क्या करते थे पास्ट टाइम में. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, ड्रीमर्स है चिल्ड्रन, और वी कैन से पोइट, ठीक है. पोइट ही अपनी माँ को याद कर रहे हैं तो पोइट ही यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर है. सो वो डार्लिंग ड्रीमर को उनकी मदर यानी पोइट को उनकी मदर क्या कर रही हैं, रिगार्ड कर रही हैं उन्हें. देन शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, अब वो याद करते हैं कि मीन्स बिफोर, अब वो कहते हैं कि यस कि वो डॉन तक वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, ठीक है, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी. फिर वो कहते हैं ओह आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, कि मैं ये महसूस करता हूँ, मैं पाता हूँ जैसे कि वो मुझे देख रही हैं, लुक ऑन मी, जैसे कि वो मुझे देख रही हैं. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन इज द साउंड ऑफ द रेन, अब वो साथ में फिर से हमें वही याद दिलाते हैं कि बट आई लिस्ट टू दिस, लिस्ट यहाँ पर है कि ध्यान देना, बट मैं वो रिफ्रेन यानी कि उस साउंड, रेन की जो साउंड है मैं उसकी तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ, मुझे वो भी सुन रही है. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और जाओ कहाँ पर प्ले हो रही है, जो कि शिंगल्स यानी स्टोन्स पर जो रेन गिर रही है उससे वो साउंड क्रिएट हो रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन, और रेन की जो पैटर साउंड है उससे वो क्रिएट हो रही है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस लास्ट स्टेंजा. सो यहाँ पर आपको आई होप यू अंडरस्टैंड इट. उन्होंने अपनी मदर की बात की है कि उनकी मदर उनकी मेमोरी में आती हैं और वो जो पास्ट टाइम में वो किया करती थी वही वो करती हैं, अपने बच्चों को प्यार करती हैं. डार्लिंग ड्रीमर्स उन्होंने बोला है बच्चों के लिए, और फिर वो याद करते हैं कि डॉन तक वो चली जाएंगी, यानी कि अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है. शी पास्ट अवे, वो अब शी वॉज डाइड.
देन और फिर वो फील करते हैं कि जैसे उनकी माँ उनको देख रही है, बट वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि पर ये सब जो रेन की पेटर साउंड आ रही है या जो रिफ्रेन क्रिएट हो रही है उसको भी वो सुन रहे हैं। सो ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पोइम कि पोइट रेन की पेटर साउंड सुनकर पोइट को बहुत सारी इमेजिनेशंस उनके दिमाग में आती हैं, बहुत कुछ वो सोचते हैं और फिर उनकी मदर की मेमोरीज़ उनके दिमाग में आती हैं, वो अपनी माँ को याद करते हैं। ठीक है, सो ये आपकी पोइम है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स लास्ट स्टेंजाज फिगर ऑफ स्पीच। अब इधर आप देखिए, मेमोरी माई मदर, म साउंड इज रिपीटेड। यहाँ पर म साउंड आपकी सॉरी यहाँ पे आपकी म साउंड रिपीट हुई है। memory my mother, म साउंड इज रिपीटेड। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डार्लिंग ड्रीमर्स। यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स में डार्लिंग ड्रीमर्स दो साउंड इज रिपीटेड। देन अब इसमें एक और चीज़ देखेंगे, डार्लिंग ड्रीमर्स, यस थोड़ा सा आई थिंक आप राइट सोच रहे हैं कि डार्लिंग ड्रीमर्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है, एलिट्रेशन, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। यस, क्योंकि ड्रीमर्स डार्लिंग है, बट किसके डार्लिंग है? डार्लिंग जो वर्ड है वो किसके, ठीक है ड्रीमर्स हैं, बट ड्रीमर्स के लिए डार्लिंग कौन है? मदर डार्लिंग है। ठीक है, सो तो ये जो डार्लिंग वर्ड है ये मदर के लिए है, बट यहाँ पर ड्रीमर्स जो है वो ड्रीमर्स के लिए डार्लिंग वर्ड यूज़ किया गया है। सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, सो डार्लिंग ड्रीमर्स में आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, सो एंड पैटर साउंड से ओनोमेटोपी, ये आपको पता है। अब ओनोमेटोपी यहाँ पर यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन है डार्लिंग ड्रीमर्स में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स राइमिंग स्कीम, किसकी राइमिंग स्कीम क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मदर, इसको हम ए देते हैं, ए नंबर देते हैं। देन एगॉन, एक अलग ही नेक्स्ट साउंड है, इसको हम बी देते हैं नंबर। देन ड्रीमर्स अलग है, मदर एगॉन ड्रीमर्स थर्ड साउंड है, इसको हम सी नंबर देते हैं। देन डॉन डॉन डॉन, अब देखिए अगॉन डॉन दोनों सेम साउंड है, तो इसको हम बी लिखते हैं। देन मी आपकी नेक्स्ट अलग ही साउंड है, इसको हम डी नंबरिंग देते हैं। देन रिफ्रेन अलग ही साउंड है, ये भी ई हम इसको देते हैं। देन शिंगल्स भी अलग हैं, इसको हम एफ देते हैं। देन वी हैव रेन, अब देखिए इधर रिफ्रेन और रेन बोथ हैव सेम साउंड, देन वी गिव इट ए। सो इसमें मैंने आपको बताया कि ये 8 लाइंस का एक स्टेंजा है। ठीक है, इस स्टेंजा में 8 लाइंस हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम आपकी क्या हो गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। ओके, सो बी साउंड इसमें रिपीट हुई है, अगॉन डॉन। ठीक है, यानी कि इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स आपके हैं अगॉन डॉन और रिफ्रेन रेन। सो बी और ई साउंड रिपीट हुई है और बाकी सभी साउंड्स इसमें अलग हैं, तो आपकी इसमें राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी डी ई एफ ई। ओके, this is the rhyming scheme in this stanza. So I hope you understand it, students. Now let's talk about the figure of speech. You can see the spellings of all the figure of speech here and learn these spellings correctly so that you can get full marks. Then alliteration, onomatopoeia, personification, transferred epithet. Okay, then this is all used in this poem, and I told you where
they are used. Then central idea of the poem. Okay, this is the central idea of the poem कि किस idea को लेकर ये poem बनाई हुई है और किस तरह की बातें इसमें की गई है. I read it for you. In this poem, Rain on the Roof, poem mixes his imagination and memories with the natural phenomena of rain. कि इस पोइम के अंदर पोइट ने क्या किया है, अपनी इमेजिनेशंस और अपनी मेमोरीज को उन्होंने एक नेचुरल फिनोमेना के साथ मिक्स किया है. नेचुरल फिनोमेना क्या है? रेन. ओके, रेनिंग इज़ द नेचुरल फिनोमेना और उसके साथ उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस और मेमोरीज को मीन्स मिक्स किया है. द फॉलिंग ऑफ रेन रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग्स बरीड इनसाइड द पोइट्स हर्ट. और जो फॉलिंग ऑफ रेन है वो क्या शो कर रही है, हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि पोइट्स के हर्ट में जो फीलिंग्स बरी हैं, जो फीलिंग्स दबी हुई हैं, उनको निकालने का काम फॉलिंग ऑफ रेन ने किया है. सो फॉलिंग ऑफ रेन यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है पोइट्स की उन इनसाइड फीलिंग्स, बरीड फीलिंग्स के लिए. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि शिंगल्स पर रेन गिरती है, पेटर साउंड होता है, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं. तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ यदि कहीं पे बरी होती है, अब सपोज़ मिट्टी ही है, अब मिट्टी के ऊपर जब रेन आएगी तो वो उस जो मिट्टी है उसको निकाल देती है. ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पे जो रेन है उसने पोइट के अंदर जो बरीड उसकी इमेजिनेशंस थी या ड्रीम्स थी या जो भी मेमोरीज थी उसको निकालने का काम यहाँ पर रेन ने किया है. ठीक है, सो एज द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर, जैसे कि पोइट अपनी मदर को याद करते हैं, टीयर्स फॉल फ्रॉम हिज आइज, उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं. स्टार्टिंग में आप देखोगे उन्होंने मेलनकली डार्कनेस कहा है. तो वो क्यों मेलनकली है? क्योंकि उनको अपनी माँ की याद हमेशा आती है. और वो रोना शुरू कर देते हैं. एज द रेन फॉलिंग फ्रॉम द डार्क स्काई, और उसको किससे उन्होंने रिलेट किया है कि जैसे डार्क स्काई से क्लाउड्स को भी उन्होंने ह्यूमिड शेडोज़ कहा है. उसके बाद ह्यूमिड शेडोज से जो डार्कनेस क्रिएट होती है उसको उन्होंने मेलनकली डार्कनेस कहा है. और मेलनकली डार्कनेस के बाद उन्होंने टीयर्स की बात की है कि जब आप उदास होते हैं तो फिर रोते हैं. तो उन्होंने इस प्रोसेस को कि वो उदास हुए और फिर कैसे वो रोने लगे, इन सब को उन्होंने रेन से बहुत ब्यूटीफुली रिलेट किया है. देन ही कर्ल्स अप इनटू बेड, फिर वो अपने बेड में लेट जाते हैं. विच मेक्स हिम ब्लिसफुल, जो कि उन्होंने थोड़ा सा उन्हें रेस्ट देती हैं और वो अपने आप को ब्लिसफुल फील करते हैं. एंड रिमेंबर हिज मेमोरीज वाइल इंजॉइंग द म्यूज़िक क्रिएटेड बाय द नेचर, और जब वो ऐसा करते हैं तो अपनी मेमोरीज में को रिकॉल करते हैं और नेचर ने जो म्यूज़िक क्रिएट किया है उसको इंजॉय करते हैं. द पोइम शोज़ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन्स इनर सेल्फ एंड द नेचर, और ये जो पोइम है ये क्या शो कर रही है, ये ह्यूमन बीइंग के इनर सेल्फ को कि अंदर से कोई इंसान कैसा होता है, उसकी मेमोरीज क्या हैं, उसको नेचर के साथ रिलेट करती है. और यस, एक्चुअली ऐसा होता है, हम हर चीज़ हमारी नेचर से रिलेट होती है. जैसे बहुत सारे कलर्स हैं जो हमें अलग अलग तरह के मूड्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. सो लाइक दिस नेचर्स एवरी एक्शन is related with us. Okay, so I hope you understand it, students. Yes, I hope you got it, you got my point. Okay, thank you, students.